क्या हो अगर किसी दिन ये इंसानों की दुनिया में एआई इतना ताकतवर हो जाए कि ये अपने क्रिएटर्स को कंट्रोल करने लगे। ऐसे ही एक कंसेप्ट पर आधारित आज की मूवी कहानी की शुरुआत ग्रे नाम के एक साधारण व्यक्ति के साथ शुरू होती है, जो एक कार मैकेनिक होता है जिसका जीवन हमेशा ज़माने से थोड़ा पीछे छूटा हुआ लगता है। दुनिया अब बदल चुकी है, इंसानों की जगह मशीनें लेने लगी हैं। सड़कें एआई से चलने वाली सेल्फ ड्राइविंग इलेक्ट्रिक वाहनों से भरी हैं, जो स्टीयरिंग व्हील को छुए बिना लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। लेकिन ऐसे ज़माने में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पुरानी पेट्रोल से चलने वाली कारों से प्यार है। ग्रे उन कारों की मरम्मत करते हैं। ये सिर्फ उनका पेशा ही नहीं बल्कि उनका शौक भी है। ग्रे के अपोजिट उनकी पत्नी आशा आधुनिक समय के साथ चलने वाली औरत हैं। वह कोबाल्ट नाम की एक कंपनी में काम करती हैं। उनके सोचने के तरीके में बहुत फ़र्क है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। उस शाम ग्रे एक पुरानी कार डिलीवर करने जा रहे हैं। उनका ये क्लाइंट बहुत ख़ास है, इसलिए वह आशा को भी अपने साथ ले गए ताकि वह उनसे मिल सके। गे उसे एक झील के पास एक खाली मैदान में ले गए, जहाँ सिर्फ दो खड़ी चट्टानें दिखाई दे रही थी। उन चट्टानों के बीच एक भूमिगत प्रवेश द्वार था, जो एक विशाल और आलीशान घर की ओर की तरफ जा रहा था। वहाँ उनकी मुलाकात एरॉन किन से हुई, जो एक तकनीकी प्रतिभा है, जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही $1 अरब की कंपनी खड़ी कर दी है। उनकी कंपनी वेसल्स कंप्यूटर एआई सिस्टम बनाने में माहिर है। आशा एरॉन से मिलकर बहुत उत्साहित है। उन्होंने उन्हें बताया कि वह भी कोबाल्ट नाम की एक तकनीकी कंपनी में काम करती हैं, जो सेना के लिए उन्नत हथियार और मानव कंप्यूटर तकनीक। आशा ने मजाक में कहा, जल्दी हमारी कंपनी आपकी कंपनी की बराबरी कर लेगी। एरॉन ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। आओ मैं बताता हूँ ऐसा क्यों। फिर वह दोनों को अपनी प्रयोगशाला में ले गए, जहाँ उन्होंने अपने नवीनतम आविष्कार स्टेम नामक एक एआई चिप का प्रदर्शन किया। आशा ने पूछा, ये स्टेम क्या कर सकता है? एरॉन ने उत्तर दिया, यह किसी भी चीज़, किसी भी सिस्टम को नियंत्रित कर सकता है। यह किसी से भी बात कर सकता है और सबसे कठिन गणनाएं भी कुछ ही सेकंड में कर सकता है। यह मानव जाति के लिए मेरा सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि इससे तेज दिमाग आज तक किसी ने नहीं बनाया। ग्रे व्यंग्यात्मक ढंग से हंसे और बोले, हाँ यह उपहार है, लेकिन आपका यह उपहार अनगिनत लोगों की नौकरियां भी छीन लेगा। एरॉन बस चुपचाप उसे देखता रहा, मानो ये शब्द सीधे उसके दिल में छुप गए हों। कुछ देर बाद ग्रे और आशा की ऑटोमेटिक कार में घर लौट रहे थे। सफ़र लंबा था। जब एआई कार चला रहा था, ग्रे और आशा एक दूसरे की संगति में खोए हुए थे। अचानक ग्रे ने देखा कि कार गलत दिशा में जा रही है। आशा ने तुरंत सिस्टम को रुकने का आदेश दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कार अब उनके नियंत्रण में ही नहीं थी। कुछ ही पलों में कार एक सुनसान इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना भयानक थी, लेकिन सौभाग्य से ग्रे और आशा को कोई गंभीर चोट नहीं आई। एआई कार ने तुरंत खुद ही आपातकालीन नंबर डायल कर दिया, लेकिन मदद पहुंचने से पहले ही एक और कार आ रुकी। 4 नकाबपोश आदमी उसमें से निकले। उन्होंने ग्रे और आशा को कार से बाहर खींच लिया और उनमें से एक ने आशा को परेशान करना शुरू कर दिया। उनमें से एक ने आशा को गोली मार दी। ग्रे की दुनिया उसकी आंखों के सामने बिखर गई। वह चीख भी नहीं पा रहा था। फिर उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में गोली मार दी। ग्रे और आशा का सारा सामान लूटने के बाद वे लोग वहाँ से भाग गए। हालांकि ग्रे अभी जिंदा था, लेकिन वह पूरी तरह लाचार था। उसने अभी अभी अपनी पत्नी की मौत देखी थी, लेकिन वह हिल भी नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद पुलिस आ गई। उन्होंने आशा का शव पाया और ग्रे को अस्पताल पहुंचाया। 3 महीने के इलाज से उसकी जान तो बच गई, लेकिन गर्दन में लगी गोली ने उसकी रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचाया था। कंधों के नीचे उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया था। अब ग्रे बस एक असहाय आदमी था, जो व्हील चेयर पर लेटा हुआ था। वह ना तो खुद खड़ा हो सकता था और ना ही खा सकता था। एक एआई रोबोटिक हाथ
उसे खाना खिलाता और दवाइयाँ देता। उसकी माँ उसकी देखभाल करती, लेकिन जिंदगी उसके लिए किसी बोझ से कम नहीं थी। उसे जिंदा रखने वाली बस एक ही उम्मीद थी, अपनी पत्नी के हत्यारों को सलाखों के पीछे देखने की उम्मीद। लेकिन वह उम्मीद भी तब टूट गई जब जासूस कॉटरेज ने ग्रे को पुलिस स्टेशन बुलाया और बताया कि आशा के हत्यारे अभी तक पकड़े नहीं गए। हालांकि अब उस रात घटना स्थल पर एक पुलिस ड्रोन कैमरा मौजूद था, लेकिन फुटेज धुंधली थी। हत्यारों की पहचान नहीं हो सकी। जासूस कॉटरेज ने ग्रे को यह कहकर दिलासा देने की कोशिश की कि अगर वे सहयोग करे तो वे हत्यारों को ढूंढ सकते हैं। लेकिन ग्रे समझ गया कि यह सिर्फ एक औपचारिकता है। वह अंदर ही अंदर जानता था कि आशा के हत्यारे कभी नहीं पकड़े जाएंगे। ग्रे निराश और गुस्से से भरा हुआ घर लौट आया। वह यह सोच भी नहीं सकता था कि उसकी पत्नी के हत्यारे अभी भी आज़ाद घूम रहे हैं। अपने दुख में उसने दर्द निवारक दवाओं का ओवरडोज ले लिया, जिससे वह बेहोश हो गया। सौभाग्य से उसके घर में लगे एआई सिस्टम ने समय रहते एम्बुलेंस बुला ली, जिससे उसकी जान बच गई। लेकिन ग्रे अब जीना नहीं चाहता था। जब वह अस्पताल के बिस्तर पर निराश लेटा था, तभी अचानक दरवाज़ा खुला। आरोन पछतावे के साथ अंदर आया। आरोन ने कहा, ग्रे, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम पर क्या बीत रही होगी, लेकिन अगर मैं तुम्हें फिर से चलने लायक बना दूं तो क्या होगा? ग्रे चौंक गया। उसने सवालिया निगाहों से आरोन की ओर देखा। आरोन ने आगे कहा, क्या तुम्हें मेरा एआई चिप स्टेम याद है? अगर इसे किसी इंसान के अंदर प्रत्यारोपित कर दिया जाए तो वह इंसान तेज, मजबूत और होशियार बन सकता है। अगर यह चिप तुम्हारे शरीर में डाल दी जाए तो यह तुम्हारे दिमाग और शरीर के बीच टूटे हुए तंत्र का संबंध को फिर से जोड़ देगी और तुम फिर से पहले की तरह चल पाओगे। ग्रे ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, शुक्रिया, लेकिन मैं तुम्हारे प्रयोग के लिए लैब चूहा नहीं बनना चाहता। बस मुझे चैन से मरने दो। आरोन कुछ पल रुका, फिर बोला, जरा सोचो ग्रे, यह तकनीक आपकी पत्नी को वापस नहीं ला सकती, लेकिन यह आपको एक नया जीवन दे सकती है, और मुझे यकीन है कि आशा भी यही चाहती होगी। यह कहकर आरोन चुपचाप चला गया। ग्रे के पास अब जीने का कोई कारण नहीं था, लेकिन यह विचार उसे परेशान कर रहा था। अगर वह ठीक हो गया तो शायद वह अपनी पत्नी के हत्यारों को खुद सजा दे सकता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वह आरोन के प्रयोग का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गया। आरोन और उसकी मेडिकल टीम ने सर्जरी की और स्टेम चिप को ग्रे के गर्दन के पीछे प्रत्यारोपित किया। चिप सीधे उसके दिमाग से जुड़ गई। ऑपरेशन के बाद जब ग्रे को होश आया तो वह खड़ा हो सका और चल सका। यह विज्ञान के इतिहास के किसी चमत्कार से कम नहीं था। ग्रे को भी खुद यकीन नहीं हो रहा था। स्तब्ध होकर उसने पूछा, इस समय मेरे शरीर को कौन नियंत्रित कर रहा है, मैं या स्टेम? आरोन मुस्कुराया और बोला, आराम करो, मैंने तुम्हें रोबोट नहीं बनाया। तुम्हारा दिमाग संकेत भेजता है और स्टेम उन्हें क्रिया में बदल देता है। इसे एक सुपर असिस्टेंट समझो। अब ग्रे फुर्तीला महसूस कर रहा था। स्टेम की मदद से वह अविश्वसनीय गति से दौड़ भी सकता था, लेकिन उसे जाने देने से पहले आरोन ने उसे एक अनुबंध सौंपा और एक महत्वपूर्ण बात कही। इस आविष्कार को मानव परीक्षण के लिए सरकारी मंजूरी मिलने में सालों लगते, लेकिन मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने चुपके से इसका परीक्षण तुम पर किया। इसलिए तुम्हें इस तकनीक को गुप्त रखना होगा। हालांकि अब तुम चल सकते हो, लेकिन दुनिया की नजरों में तुम्हें अभी भी लकवाग्रस्त ही रहना। ग्रे ने कोई सवाल नहीं पूछा। उसने बस उस अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए और अपने व्हीलचेयर पर घर चला गया। अपने पीछे दरवाजा बंद करने के बाद ही वह उठा और फिर से अपने पैरों पर खड़ा हुआ। तभी उसने देखा कि डिटेक्टिव कॉटरेज आशा की हत्या की केस फाइल्स उसके घर पर छोड़ गई थी, इस उम्मीद में कि शायद ग्रे को कोई सुराग मिल जाए। उसने उस रात की ड्रोन फुटेज देखना शुरू किया, लेकिन वह इतनी धुंधली थी कि कुछ भी पहचानना मुश्किल था। निराश होकर ग्रे ने शराब पीना शुरू कर दिया। अचानक उसे आवाज सुनाई दी, क्या तुमने फुटेज में कुछ देखा? ग्रे सदमे में जम गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था।
घबराकर उसने कहा, कौन है? तुम कहाँ हो? बाहर आओ। आवाज ने शांति से जवाब दिया, आराम करो ग्रे, मैं यही हूँ, स्टेम। वही स्टेम जो अब तुम्हारे शरीर को नियंत्रित कर रहा है। मैं अंदर से तुमसे बात कर सकता हूँ। ग्रे के हाथ से ग्लास लगभग गिर गया। एक पल के लिए उसे लगा कि वो पागल हो गया है, लेकिन स्टेम ने उसे दिलासा दिया, चिंता मत करो, तुम पागल नहीं हो। मैं सर्जरी के दिन से ही तुम्हारे अंदर हूँ। तुम जो भी देखते हो मैं भी देखता हूँ। ग्रे ने घबरा कर पूछा, क्या कोई और तुम्हें सुन सकता है? नहीं, स्टेम ने जवाब दिया, सिर्फ तुम मुझे सुन सकते हो। ग्रे ने जल्दी से एक और सवाल दागा, क्या तुम मेरे मन की बात पढ़ सकते हो? स्टेम ने जवाब दिया, नहीं, मैं तब तक सज्जन ही रहूंगा जब तक तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे। फिर स्टेम ने कहा, अब क्या तुम सुनोगे कि मैंने फुटेज में क्या देखा? ग्रे ने जवाब दिया, हाँ। स्टेम ने समझाया, जिस व्यक्ति ने आशा को गोली मारी थी उसके हाथ में बंदूक नहीं थी। ग्रे ने झुंझलाकर जवाब दिया, अगर उसने गोली चलाई तो जाहिर है बंदूक थी। क्या है ये मजाक? स्टेम ने शांति से कहा, बंदूक उसके हाथ में नहीं थी, वह उसके हाथ में लगी हुई थी। ग्रे दंग रह गया। जब उसने फुटेज फिर से देखी तो उसे एहसास हुआ कि हत्यारे ने बिना किसी हथियार के सीधे अपने हाथ से गोली चलाई थी। लेकिन यह कैसे संभव था? फिर स्टेम ने ग्रे को ध्यान से फुटेज देखने को कहा। उस फुटेज में एक आदमी के हाथ पर एक अजीब सा टैटू बना हुआ था जो बारकोड जैसा दिख रहा था। ग्रे ने जोर से पलकें झपकाई और कहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा दोस्त। यह बहुत धुंधला है, स्टेम ने जवाब दिया। तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है। अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हारे हाथ से इसे कागज पर लिख दूं। ग्रे ने अनिच्छा से कहा, कर दो। स्टेम ने ग्रे से कागज और पेंसिल उठाने को कहा, फिर कहा, अब बस आराम करो, तुम्हारे हाथ मेरी जिम्मेदारी है। अगले ही पल ग्रे के हाथ तेजी से हिलने लगे और कुछ ही सेकंड में कागज पर एक सुंदर बारकोड टैटू बन गया। ग्रे आंखें फाड़ कर उसी टैटू को घूर रहा था। स्टेम ने कहा, अब तुम्हारा शरीर तुम्हारे नियंत्रण में है। ग्रे ने उसे गौर से देखा और पाया कि यह एक सैन्य टैटू था, एक बारकोड जिसमें सैनिकों का पता था। इसका मतलब था कि वह आदमी एक सैन्य सिपाही था। स्टेम ने टैटू से उस आदमी का पता डिकोड किया और ग्रे को बताया। ग्रे उत्साहित होकर बोला, मुझे यकीन नहीं हो रहा स्टेम, तुमने एक ही झटके में हत्यारे को ढूंढ निकाला। मैं जासूस कॉटरेज को अभी इसके बारे में बताता हूँ। लेकिन स्टेम ने उसे बीच में ही रोक दिया। ग्रे, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम भूल गए हो कि तुमने एरॉन के साथ एक अनुबंध साइन किया है? उसके अनुसार तुम किसी को यह बता नहीं सकते कि तुम चल सकते हो। जब जासूस ने तुमसे पूछा था कि तुमने यह टैटू कैसे बनाया तो तुम क्या जवाब दोगे? ग्रे ने तुरंत फोन काट दिया और स्टेम से पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए स्टेम? स्टेम ने जवाब दिया, पहले उस आदमी के पते पर खुद जाओ और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करो। ग्रे मान गया। वह अपनी व्हीलचेयर पर उस आदमी के घर पहुंचा और उसे चुपके से देखने लगा। जब वह आदमी चला गया तो ग्रे चुपचाप उसके घर में घुस गया, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे साबित हो सके कि वह आदमी ही हत्यारा है। फिर स्टेम ने कहा, उस मेज पर जाओ और ऑन कहो। ग्रे ने उसके निर्देश का पालन किया और जैसे ही उसने ऑन कहा, मेज पर एक डिस्प्ले जल उठा। वहाँ कई संदेश रखे हुए थे। स्टेम ने 1 सेकंड से भी कम समय में उन्हें स्कैन किया और कहा, इन संदेशों में ओल्ड बोन्स शब्द कई बार दोहराया गया है। क्या तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? ग्रे ने जवाब दिया, हाँ, ओल्ड बोन्स मेरे पुराने घर के पास एक बार का नाम है। लेकिन उनकी बातचीत के बीच ही वह आदमी अचानक घर लौट आया। उसने ग्रे को देखा और तुरंत उस पर हमला कर दिया। वह आदमी बहुत ताकतवर था। उसने ग्रे को जमीन पर पटक दिया और उसका गला घोटने लगा। ग्रे फंस गया और घबराहट में चीख पड़ा, स्टेम, मेरी मदद करो। स्टेम ने जवाब दिया, जरूर, लेकिन पहले तुम्हें मुझे अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण देना होगा। ग्रे चिल्लाया, हाँ। अगले ही पल स्टेम ने उसके शरीर को अपने कब्जे में ले लिया।
ग्रे खड़ा हुआ और अब उसकी हरकतें तेज और सटीक थीं, बिल्कुल किसी मशीन की तरह। उसने हर हमले का जवाब देना शुरू कर दिया। उस आदमी पर बेधड़क वार करने लगा। ग्रे खुद अपने शरीर में एक यात्री की तरह अंदर से सब देख रहा था। ग्रे उसे मारना नहीं चाहता था और बार बार कह रहा था, बस करो। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने चाकू निकाला, स्टेम ने हथियार घुमा दिया और सीधे उसके मुंह में चाकू घुसा दिया, जिससे उसका जबड़ा फट गया। वह आदमी तड़प तड़प कर मर गया। स्टेम ने शांति से कहा, अब नियंत्रण तुम्हारा है ग्रे। उस आदमी के शव को देखकर ग्रे की सांस फूल रही थी। उसे उल्टी आ गई। उसका दिमाग डर से घूम रहा था। उसे लगा कि अब उसे जेल जाना तय है। तो फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी अब हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।